नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राज है और हमारा ये आज का सेशन जो है वो जीके के लिए है। जीके में स्पेशली मिडिवल हिस्ट्री को हमने टारगेट किया है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम डेली 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर करते हैं और 10 क्वेश्चंस अपने जीके करते हैं। और इस जीके के क्वेश्चंस जो हम लेते हैं वो प्रॉपरली किसी एक टॉपिक से लिए जाते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उस टॉपिक से होते हैं उनको उठाते हैं। और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सब में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए आज का अपना जीके का सेक्शन शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है मिडिवल इंडिया, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से पारसी गणितज्ञ और प्रसिद्ध रबायत का रचयिता कौन था? Who among the following was a Parsi mathematician and the author of the famous रबायत? आपके ऑप्शंस हैं ए उमर खयाम, बी मोहम्मद इकबाल, सी सुल्तान बाहू या डी मिर्ज़ा गालिब। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं और इसका आंसर है ए उमर खयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आगरा नगर का स्थापना किसने किया था? थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हो गया है, किसने किया था, यानी कि हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। ऑप्शन है आपके बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी या डी नन ऑफ दीज। यानी कि आगरा सिटी, और आप सब लोग ने आगरा सिटी देखा ही होगा क्योंकि आगरा में एक फेमस मॉन्यूमेंट है ताजमहल, जिसको 1632 में शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इनमें से वो कौन है जिसने आगरा बनवाया था? समझ रहे हैं डिफरेंस क्या है क्वेश्चंस पे? यानी कि आगरा को फाउंड किसने किया था, ये क्वेश्चन है, और जो ताजमहल को फाउंड किया था वो शाहजहाँ ने किया था 1632 में, वो अलग ऑप्शन है। तो आपके ऑप्शन हैं बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है बी सिकंदर लोधी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके बारे में। आगरा नामक नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी और इस राजधानी बनाया था। कालांतर में आगरा अनेक मुगल राजाओं की राजधानी रहा। इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं और दे देता हूँ। इसको बनाया था सिकंदर लोधी ने 1504 में, और ये कैपिटल बनी थी हमारी फिर उसके बाद 1506 में। और आने वाले और मुग़ल शासकों ने इसको अपनी राजधानी भी बनाया था और बाद में जाके ये आगरा से राजधानी दिल्ली बनी थी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, श्री हर्ष किसके दरबारी कवि थे? यानी हुज कोर्ट पोएट वॉज श्री हर्ष। ऑप्शन है हमारे गोविंद चंद्र, बी जयचंद, सी मिहिर भोज या डी नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है बी जयचंद। श्री हर्ष जयचंद के दरबारी कवि थे। जयचंद गढ़वाल वंश का राजा था जो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मारा गया था। आपको पता ही होगा कि मोहम्मद गौरी था, उसने इन्वेंशन इन्वेजन किया था इंडिया पे, और जब वो पहली बार इंडिया आया था तो उसकी डेट है 1175। उस वक्त ये इंडिया में आके इसने अटैक्स स्टार्ट कर दिए थे अपने। और इन्हीं अटैक्स के अगर हम क्रम की बात करें या थोड़ा सा आगे जाएं तो इस समय एक सबसे बड़ा अटैक जो माना जाता है वो माना जाता है हमारा 1192 का, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। और उससे पहले 91 में हुआ था, यानी कि हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ किसकी, पता है ना? थोड़ा सा अगर इसके पीछे हम जाएं तो यहाँ पे एक नाम सुना हुआ आपने, पृथ्वीराज चौहान का। तो उनके साथ इनका बैटल हुए थे, 2 बैटल हुए थे
91 में, 92 में, और 91 वाला गौरी ने जीता था, और 92 वाला आपका किसने जीता था, सॉरी 91 वाला आपका पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, और 92 वाला हमारा गौरी ने जीता, यानी कि फाइनली उसने वोन किया था। उसके बाद उसने काफ़ी हद तक इंडिया के अंदर आ चुका था, और उसके बाद की आप कहानी जानते ही हैं कि फिर 1206 में जाके ऐबक, और 1210 में जाके हमारा इल्तुतमिश ने सुल्तान बना था हिंदुस्तान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था, यानी कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अफजल खान, द कमांडर ऑफ आदिल शाह डायनेस्टी ऑफ बीजापुर। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए अब्दुल भत्री, बी शमशुद्दीन, सी मोहम्मद खान, या डी नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन है, आंसर है अब्दुल भत्री, या भत्री बोलते हैं एक्चुअली इसको। अफजल खान बीजापुर का आदिल शाही वंश का सेनापति था, जिसे शिवाजी ने मार दिया था। इन दोनों के बारे में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं आपको, कि जब शिवाजी अफजल खान से मिले थे, तो अफजल खान शिवाजी को मारना चाहता था, लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं शिवाजी काफ़ी क्लेवर थे, चालाक थे, तो उन्होंने इसको ही मार दिया था। एक जंगल में इनकी मीटिंग हुई थी, एक्चुअली मीटिंग फिक्स हुई थी, तो उसके दौरान अफजल खान शिवाजी को मारना चाहते थे, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान को ही मार दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मलेबिद और बेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? द टेम्पल ऑफ Melebith and Vellore were built by the kings of which dynasty? Your options are A. Kakatiya dynasty, B. Hoysal, C. चालुक्य, या D. विजयनगर। तो इसका आंसर है B. होयसल। क्वेश्चन नंबर 6, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ने मुगल साम्राज्य में अपने समय की शुरुआत किस रूप में की थी? In which form did Abul Fazl, the author of Akbarnama, started his time in the Mughal Empire? Your options are as a governor, यानी कि गवर्नर के रूप में, सूबेदार, या मनसबदार, या सी दरबारी जिसको इंग्लिश में काटिब बोलते हैं, या डी सैनिक यानी कि सोल्जर। तो हमारा जवाब है इसका मनसबदार, यानी कि अबुल फजल ने एज अ कोर्ट मेंबर जो शुरू अपना काम किया था कोर्ट में, वो एक मनसबदार की पोस्ट पे किया था। थोड़ा सा जान लें इसके बारे में, मनसबदार या फिर मनसबदारी एक पोस्ट हुआ करती तरह की, यानी कि वो कितना उस मुग़ल शासक के लिए प्रिय है, उसी हिसाब से उसका क्रम तरीके थे, वो कोर्ट में खड़े हुआ करते थे या उनकी पोजीशन हुआ करती थी। लाइक इनको मनसब दिया करता था 500 का भी, 5000 का भी, 4000 का भी। तो इस तरह से ये एक मनसबदार थे इनकी कोर्ट में। ये आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। अबुल फजल को 1574 के करीब अकबर से मिलाया गया था, उसे मनसबदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 1589 में अकबर के कहने पर अबुल फजल ने अकबरनामा लिखना शुरू किया था, और उसके शासनकाल में ये पूरा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक, क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान भारत फारस की खाड़ी और किस क्षेत्र के बीच व्यापार का केंद्र बन गया? During the early medieval period, India became the center of trade between the Persian Gulf and which region? Sorry. Options are A. Southern China, B. Japan, C. Singapore, या D. बर्मा। तो इसका आंसर है A. दक्षिण चाइना, और दक्षिण चीन कहते हैं। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान भारत फारस की खाड़ी और दक्षिण चीन के बीच व्यापार का केंद्र बन गया था।
मलाया और सुमात्रा में पाए गए तमिल में शिलालेख इन क्षेत्रों में भारतीय व्यापारियों की व्यावसायिक गतिविधियों का संकेत देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमको अगर जानना है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, इतिहास में क्या होता है किसी राजा के बारे में या उसके कार्य के बारे में, तो शिलालेख हो गए या फिर कॉइन्स हो गए यानी सिक्के हो गए, इस तरह की चीज़ों से हमको ये मालूम पड़ता था कि उस टाइम पे वो राजा कैसा था या उसका व्यापारिक रूप कैसा था या फिर वो किस तरह का राजा था अपने पब्लिक के बीच में। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है इन सारे एविडेंसेस से। और एविडेंस क्या है हमारे? शिलालेख हो गए, आपके कॉइन्स हो गए एंड एक्सेट्रा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महमूद गजनी ने मुल्तान के मुस्लिम राज्य के खिलाफ एक आक्रमण का नेतृत्व किया था? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर महमूद गजनवी लेड एन इन्वेजन अगेंस्ट द मुस्लिम किंगडम ऑफ मुल्तान? योर ऑप्शंस आर 1000 AD, B 1005 BAD, C 1010 AD या D 1015 AD। तो इसका आंसर है बी 1005 AD। भारत की शानदार संपत्ति ने महमूद की लालच को जगाया, जिसने उसे विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिम भारत के समृद्ध मंदिर शहरों पर छापा मारा। 1005 ईस्वी में गजनी के महमूद ने सुल्तान के मुस्लिम राज्य के खिलाफ एक छापे का नेतृत्व किया था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं हमारी कंट्री पे यानी कि हमारे प्यारे भारत पे, तो सबसे ज़्यादा अटैक्स का जो इनका एक मोटिव था वो यही था कि जितना हो सके उतना यहाँ से संपत्ति लूटी जा सके। और यहाँ से संपत्ति लेके भी जा चुके थे वो, लेकिन उसके बाद के कुछ लोग ऐसे थे जैसे कि मुस्लिम डायनेस्टी जो स्टार्ट हुई थी, यह हम बात करें कि गौरी के टाइम से जब वो हिंदुस्तान में ही रहना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने यहाँ से लूटा भी और यहाँ रह के शासन भी किया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। बलबन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन बंगाल का राज्यपाल था? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द रिंग ऑफ बलबन? तो ऑप्शन है हमारे ए बुगरा खान, बी तुगरिल बेग या सी मलिक बगबग या डी नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है बी तुगरिल बेग। इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो 1279 में बंगाल के गवर्नर तुगरिल बेग, जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम था तुगरिल बेग, जो मंगोल खतरों से प्रोत्साहित हुए और सुल्तान के बुढ़ापे ने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया और सुल्तान की उपाधि धारण की। देखिए, बंगाल के बारे में दो चीज़ कही जाती हैं कि जो सल्तनत टाइम था या जो पीरियड था, यानी कि हम बात करें तो इल्तुतमिश से लेके आपकी खिज्र वंश हुआ वहाँ तक की बात करें या लोधी वंश की भी बात कर सकते हैं, वहाँ तक इस बंगाल में बहुत सारे विद्रोह होते रहे, दिन पर दिन विद्रोह होते रहा करते थे। और उसी टाइम पे अगर हम बात करें मुग़ल डायनेस्टी की, जिसकी स्थापना 1526 में हुई थी, जैसे कि हम जानते हैं प्रॉपरली हुई थी, उससे पहले छोटे मोटे अटैक्स होते रहते लेकिन प्रॉपरली 26 में हुई थी जाके। तो उस वक्त बंगाल काफ़ी समृद्ध हो गया था और बहुत कुछ था जो मुगल्स को बंगाल से मिलता था। हाँ, एक चीज़ और, बंगाल में जो आज का बंगाल है यानी कि वेस्ट बंगाल, उसमें पहले बांग्लादेश भी हुआ करता था, प्लस उसमें उड़ीसा भी हुआ करता था, प्लस उसमें बिहार भी हुआ करता था। इन शॉर्ट इतना जान लीजिए आप लोग कि उस वक्त का बंगाल एक बहुत बड़ा टेरिटरी था, यानी कि वहाँ किसी कब्ज़ा हो गया तो वो माला माल है, उसके पास बहुत कुछ है, वहाँ के लोग हैं और वहाँ की समृद्धि है, वहाँ का पैसा है, वहाँ का ट्रेड है, बहुत चीज़ें वहाँ से हुआ करती थी। तो इसलिए ज़्यादातर बंगाल में ही विद्रोह देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
राजशेखर प्रख्यात संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक जो अपने काव्यान मीमांसा के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, ने खुद को गुर्जर प्रतिहार के किस राजा के गुरु के रूप में वर्णित किया है? यानी कि राजशेखर, एमिनेंट संस्कृत पोइट, playwright and critic best known for his poetic imagery, has described himself as the guru of which king of Gurjar Pratihar? ऑप्शन है हमारे: ए भोज द्वितीय, बी मिहिर भोज प्रथम, या सी महेंद्रपाल प्रथम, या डी महिपाल फर्स्ट या महिपाल प्रथम। तो हमारा आंसर है इसका सी महेंद्रपाल प्रथम। इनके बारे में थोड़ा जानें तो राजशेखर 10वीं शताब्दी के प्रख्यात संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक थे जो गुर्जर प्रतिहार राजाओं के दरबारी कवि थे। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी है। देखिए, डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कर्पूर मंजरी और आपका काव्य मीमांसा किसने लिखी थी। तो यहाँ हमको ये भी अपना एक आंसर मिल गया, किसने लिखी थी वो आपके राजशेखर। उसके बाद ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन में कि उन्होंने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को खुश करने के लिए कपूर मंजरी लिखी थी। एक और प्रश्न बनता है इसमें से कि राजशेखर ने कपूर मंजरी क्यों लिखी थी या किसके लिए लिखी थी। तो किसके लिखी थी? अवंती सुंदरी के लिए, जो कि उनकी वाइफ यानी कि पत्नी थी। कर्पूर मंजरी सौरसेनी प्राकृत में लिखी गई है। प्राकृत एक लैंग्वेज थी जो 6वीं शताब्दी में इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी। राजशेखर ने अपने नाटकों में स्वयं को गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल प्रथम का शिक्षक गुरु बताया है। यानी कि राजशेखर ने अपने आप को या अपने नाटकों में गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था उसका गुरु बताया है। तो ये थे आज के सवाल। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे और ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल भी होंगे। और अगर आप ऐसे ही डेली क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कि ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे अपने चैनल स्टडी सर्कल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।